उन महिलाओं में ज़्यादा होता है जिनका अर्ली एक्सपोजर हो जाता है टू द सेक्स, जिनके मल्टीपल बच्चे होते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसकी कई सारी स्ट्रेन्स होती हैं। ये नॉर्मली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड आता है। मल्टीपल पार्टनर्स है आपके, अनसेफ सेक्स है, उन सब में ये सर्वाइकल कैंसर की। सेक्स सेफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्स सेफ से मतलब होता है कि कुछ आपने बैरियर यूज किया। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज दैट कैन बी अ रीजन, अनहाइजीनिक कंडीशंस दैट कैन बी अ रीजन। क्योंकि जिनके अंदर वायरल इन्फेक्शंस आ रहे हैं या जो ऑटो इम्यून सिस्टम जिनका डिप्रेस्ड है, उनमें पॉसिबिलिटी और कैंसर की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कैंसर से आपको कोई नहीं बचा सकता। हर साल भारत में हजारों महिलाएं कैंसर से जूझती हैं, लेकिन समस्या बीमारी नहीं, उसकी देरी से पहचान है। अक्सर डर, झिझक और सही समय पे जानकारी ना मिलना देरी से जांच की वजह बन जाती है। हेलो एंड वेलकम टू आरोग्य भारत। मैं हूं कंगन फौजदार और आज हम महिलाओं में होने वाले सबसे कॉमन कैंसर पर ही बात करने वाले हैं। आसान और साफ भाषा में समझेंगे उनके सिम्टम्स, प्रिवेंटिव मेजर्स और वजहें। और इसी चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमा जी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं तो आपके एक्सपर्टीज से वाकिफ ही हूँ, पर हमारे ऑडियंस को प्लीज बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मैं को ऑलमोस्ट 38 ईयर्स हो चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्रैक्टिस करते हुए। मैं एक जनरल सर्जन हूँ। तो सर्जरी में नॉर्मली हमारे पास सब तरीके के कैंसर्स आते हैं, मुंह के, गले के, ब्रेस्ट के, सभी तरीके के। तो ओवर द ईयर्स इस पूरे मेरी जर्नी में मैंने देखा कि महिलाएं अपनी ब्रेस्ट को लेकर बड़ी संकुचित रहती है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हैं। तो वो ज़्यादातर डॉक्टर के पास जाती ही नहीं है, बीमारी को छुपा के बैठी रहती हैं। तो मैंने ये देखा कि मेरे एक्सपीरियंस में बस बहुत ज़्यादा महिलाएं, शुरू से मेरे पास महिलाएं बहुत ज़्यादा आती रही, क्योंकि इस सर्जरी में नॉर्मली महिलाएं कम होती हैं और महिलाओं में एक स्पेशल झिझक होती है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती और कम से कम एक आदमी के सामने जाके दिखाना नहीं चाहती। टैबू होता है। ये एक शुरू से हम लोगों को थोड़ा हेजिटेशन रहता है, जबकि डॉक्टर का कोई जेंडर नहीं होता। जब कोई डॉक्टर बनता है तो पूरे शरीर के बारे में जानता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से शरीर के अंग की बात कर रहे हैं। खैर, अब वो एक अलग बात है, ये समाज की एक व्यवस्था है इस तरीके की। तो धीरे धीरे मेरा डेवलप इंटरेस्ट होता गया और मैंने ब्रेस्ट में काम करना शुरू किया। मैंने ओवर द ईयर्स मेरे ब्रेस्ट में बड़े मरीज़ देखे और बड़े तरीके के मेरे एक्सपीरियंसेस हुए उनके साथ। और जो सबसे ज़्यादा पता चला वो ये कि लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं है किसी भी तरीके की। इनफैक्ट किसी भी तरीके की बीमारी को लेके या शरीर में जो बदलाव आते हैं उनको लेके कोई जानकारी नहीं है। उनको जो उनकी दादी ने बता दिया, पड़ोसी ने बता दिया या उनकी माँ ने बता दिया, फ्रेंड ने बता दिया, उसको वो सही मानते हैं। उनको लगता है अगर किसी को ये एक्सपीरियंस हुआ है तो मेरे साथ भी यही हुआ है। तो ये एक और समस्या है। तो ऐसे में सही जानकारी सही जगह से लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैम, आज का जो हॉट टॉपिक है, थोड़ा हमारे टॉपिक से अलग है, बट बहुत ज़रूरी है हमारी ऑडियंस के लिए जानना, जनता के लिए जानना कि भारत में कैंसर बढ़ते क्यों जा रहा है। एज ए एक्सपर्ट, क्या रीज़न लगता है आपको इसके पीछे? भारत में कैंसर बढ़ता जा रहा है ऐसा नहीं है, दुनिया भर में कैंसर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एक तो हमारी उम्र, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गई है जी। पहले जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो 48 साल पे महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। ये हमारी मृत्यु दर थी, जो आज पहुंच गई 70 के पास। तो जब जनसंख्या, उम्र दराज बढ़ेगी तो कैंसर भी बढ़ेगा। एक वजह तो ये है। दूसरी ये है कि लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो बड़े सारे फैक्टर, इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, जिससे स्पेशली महिलाओं में ब्रेस्ट का कैंसर होता है जो बच्चे पैदा ही नहीं करती। जिन्होंने बच्चे देर से पैदा किए, ब्रेस्ट फीड मुश्किल से किया या किया ही नहीं, तो ये एक बड़ी वजह होती है जिससे कैंसर हो सकता है। फिर अल्कोहल स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर फॉर कैंसर। तो अगर एक मोटा रीज़न लें तो मोस्टली इट इज़ बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। एंड अभी भी हिंदुस्तान में अर्बन एरियाज़ में 22 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर की उम्मीद है और गाँव में 68 में से एक को है। क्योंकि वहाँ अभी भी जल्दी शादियाँ हो रही हैं, लड़कियाँ बच्चों को दूध वगैरह पिला रही हैं, उनके ऊपर तो तरीके प्रेशर नहीं है
मतलब उनकी ज़िंदगी में अलग प्रेशर्स हैं, पर अर्बन स्टाइल के अलग प्रेशर्स हैं, तो वो भी एक वजह है। तो मैम, महिलाओं में जो कैंसर्स पाए जाते हैं तो मोस्ट कॉमनली कौन से कैंसर्स हमें देखने को मिलते हैं? देखिए, मोस्ट कॉमन कैंसर्स जो हैं, ऑलमोस्ट 48% जो हमारे महिलाओं में कैंसर हो रहे हैं वो है ब्रेस्ट, सर्विकल, देन ओवरी, यूट्रस एंड कोलन। ये ज़्यादा कॉमन कैंसर है। लंग कैंसर भी औरतों में मिलता है, जबकि वो स्मोक नहीं कर रही है, बिकॉज ऑफ द स्मोक्स जो वो इनहेल करती हैं ओवर द पीरियड, उसकी वजह से कोई वजह और इसके अलावा समझ में नहीं आती है। तो ये सब कॉमन कैंसर्स हैं। अब सर्विकल कैंसर्स उन महिलाओं में ज़्यादा होता है जिनका अर्ली एक्सपोजर हो जाता है टू द सेक्स, जिनके मल्टीपल बच्चे होते हैं, बार बार बच्चे होते हैं, उनमें ये कॉमन होता है। और ब्रेस्ट कैंसर उनमें होता है जिनके बच्चे ही नहीं हैं और वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही। तो दोनों तरीके से बीइंग अ फीमेल आप ये अटक ही सकते हैं। तो ये तो किसी चीज़ को प्रिवेंट करना है तो हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो होता क्या है एक्चुअली, और अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा कमी है। तो हमें प्लीज़ आसान भाषा में ऑडियंस समझ पाए कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, सर्विकल कैंसर क्या है। देखो, हम सीधे कैंसर की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि लड़की की, ठीक है। जब आप पैदा होते हैं एज अ फीमेल चाइल्ड, तो आपका जेंडर उस टाइम पे आपके सिर्फ एक्सटर्नल उससे बना दिया जाता है। लेकिन जब आप ग्रो करते हैं तो 12-13 साल की उम्र में आपको ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। फिर जब आपको महीने आने लग जाते हैं, उसके 2 साल के बाद आपका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। और वो ब्रेस्ट हर साइकिल के साथ, जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसके साथ उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो जो ब्रेस्ट के हर साइकिल के साथ चेंजेस आते हैं, उस टाइम में ब्रेस्ट में पेन होना, गांठों जैसा लगना, ये सब बड़ा कॉमन होता है, ठीक है। फिर महीना जब चला जाता है तो फिर वापस से ब्रेस्ट सॉफ्ट हो जाता है, फिर अगले महीने उसमें ये सब चेंजेस आते हैं। तो ये उसमें लगातार चल रहा है। नीचे भी आपके लगातार ओवरी में चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से यूट्रस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये आपकी एक साइकिल चल रही है। जैसे जैसे फिर आप ग्रो करते हैं, आपकी प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम पे फिर ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस आते हैं, नीचे यूट्रस में कुछ चेंजेस आते हैं, आपके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। फिर आपका बच्चा हो जाता है, उसके बाद फिर वो बदलाव चले जाते हैं, फिर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी होती है। तो ये आपकी एक साइकिल के थ्रू, एक जर्नी में आप लगातार, एक महिला का शरीर पूरे टाइम एक प्रोसेस के थ्रू चल रहा है लगातार। फिर 40-45 के बाद महीना जाने का टाइम होने लग जाता है, तो धीरे धीरे उसके चेंजेस आते हैं। एक दिन में महीना जाता नहीं है, उस टाइम पे फिर चेंजेस आते हैं। तो इन सब चेंजेस में कई बार क्या होता है कि कुछ सेल्स ब्रेस्ट के ओवर ग्रो कर गए, या उनमें म्यूटेशन हो गया। क्या होता है कि शरीर में लगातार सेल बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, तो कुछ सेल ओवर ग्रो कर गए। अब वो उनमें चेंजेस आ गए, उनमें म्यूटेशन कहते हैं उनको, कि उनमें नॉर्मल तरीके से वो नहीं हुआ, वो अलग तरीके से हो गया और उसने उनको कैंसर में परिवर्तित कर दिया। सर्विकल कैंसर की बात करें तो उसमें भी यही होता है। सर्विकल कैंसर में क्या है कि आपका एक वायरस से भी बहुत कॉमन है, जो वायरस जिसका आजकल हम वैक्सीन देते हैं। अच्छा, वायरस से आपका एक्सपोजर हो कौन सा गया। वायरस नाम? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ओके। इसकी कई सारी स्ट्रेन्स होती हैं, जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आदमियों को भी अफेक्ट करता है, अच्छा। औरतों को भी करता है। पर क्या है कि अगर आपकी सेक्स, ये नॉर्मली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड आता है। ओके। और गंदी सेक्स प्रैक्टिसेस, अनहाइजीन एंड इम्यूनोसप्रेशन, लाइक आपकी कोई दवाई खा रहे हैं आप, या आपका ओवरऑल शरीर कमज़ोर है, तो वायरस अटैक आप पे ज़्यादा होता है। तो उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मल्टीपल पार्टनर्स है आपके, अनसेफ सेक्स है, तो उन सब में ये सर्वाइकल कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? अब अगर हम प्रिवेंशन पे आते हैं, पहले सर्विकल कैंसर की ही बात करते हैं। हम प्रिवेंशन पे आते हैं कि हम एज अ होल एक बच्चे को फिर शुरू से सिखाते हैं। हम सर्विकल कैंसर के लिए आजकल हम एक वैक्सीन देते हैं। अच्छा। 9 से 15 साल के बीच में लग जाना चाहिए वो बच्चों को। अब भारत सरकार भी उसके लिए दे रही है HPV वैक्सीन। भारत सरकार भी उसके लिए बच्चों को वैक्सीन दे रही है। 1 करोड़ छोटे लड़की बच्चे जो है उनको वो दिया जाएगा, लड़कियों में वो वैक्सीन दिया जाएगा। तो 9 से 15 साल के बीच में अगर वो देते हैं तो एक ही बार देना है, पर 15 के बाद अगर हम दे रहे हैं तो हमें 2 बार देना है। अच्छा। 2 बार देने, तो एक बार दिया आज, उससे 6 से 12 महीने बाद आपको दूसरा देना है। तो
राइट एज 9 to 15 है, उसके बाद हाँ। हम कभी भी लगवा सकते हैं क्या? लगवा सकते हैं टिल 45 ईयर्स ऑफ एज। Till 45 तो नॉर्मली ये कहा जाता है, पर अब फिर भी हम इंसिस्ट करते हैं कि अर्लियर द जितना बेटर। जल्दी। हाँ, अर्लियर द बेटर। आपका एक बार एक्सपोजर हो गया, आप वायरस से एक्सपोज हो गए, तो उसकी जो क्यूरेटिव जो इफेक्ट आना चाहिए वो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। हम सुनते हैं कि एचपीवी वैक्सीन थोड़ी कॉस्टली रहती है, मेनली जो विलेजेस में औरतें रह रही हैं उनके लिए। देखिए तो उसके लिए- बहुत, हाँ वो बहुत कॉस्टली है वैक्सीन। हिंदुस्तानी हिसाब से देखा जाए तो कॉस्टली है, इसीलिए सरकार ने, क्योंकि वो ज़रूरी है, तो क्या सरकार ने price अपने रहता है मैम? नॉर्मली जो विदेशी जो गार्डासिल करके जो काफ़ी कॉमनली हमारे अर्बन एरियाज में यूज़ होती है वो 10,000 के आसपास, ओके, और 10 2 टाइम्स टू तो टाइम्स आपके 20,000 हो गए। जो सर्वा केयर जो हिंदुस्तान में डेवलप किया हुआ वैक्सीन है वो 2 बार, उसके भी 2 बार देने, दैट इज़ अराउंड 4,000। तो वो सरकार ने बल्क में रिड्यूस करवा के भारत सीरम से वो अपने कंसेशनल रेट्स पे दे रहे हैं, तो वो आपको तो इजीली अगर किसी को अवेलेबल होते अफोर्डेबल हैं। चाहिए दे कैन ऑप्ट फॉर द गवर्नमेंट बिल्ड वैक्सीन। और दिल्ली में भी सारे जो है ये आरोग्य मंदिर में भी ये दिए जा रहे हैं, डॉक्टर्स अवेयरनेस ही बता रहे हैं और ये दिया जा रहा है। तो अगर आप नहीं कर सकते हैं अफोर्ड, तो सरकार के अपने हमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन दिया है बिल्कुल। तो जैसे जो भी विलेजेस के लोग हैं या फिर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, जस्ट नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। लेकिन सिर्फ वैक्सीन लगाने से आपका काम हो जाएगा ये नहीं है, अच्छा फिर भी आपको सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। अब मैं आपको एज अ गर्ल बताती हूँ कि आपको क्या करना जी चाहिए। बिल्कुल, हमें प्रिवेंटिव मेजर्स प्रिवेंटिव, क्योंकि आप एक दिन में आपको कोई बीमारी नहीं हो रही है या सडनली आपको हो गई है, ऐसा नहीं है। बीमारी हमेशा धीरे धीरे हो रही है, पर हम क्योंकि देख ही नहीं रहे तो हमें पता ही नहीं है कि कब हो गई। जी। क्योंकि ज़्यादातर जो कैंसर होते हैं वो पेनलेस होते हैं, ओह, तो मरीज को तो दर्द ही नहीं हो रहा, उसको फर्क ही नहीं पड़ पता रहा। ही नहीं चलता। जब उसको दर्द होना शुरू होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? अब हम यही इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर हम बच्चों को बचपन से जानकारी दे दें तो वो बहुत अच्छा है। देखिए सर्वाइकल कैंसर के लिए तो एक वैक्सीन अवेलेबल हो गया है जी। और पर ब्रेस्ट के लिए कोई वैक्सीन अभी तक नहीं है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस इज़ द बेस्ट वैक्सीन, कि आपको पता हो कि कब कैंसर है। और दूसरी बात ये कि आपको अपने ब्रेस्ट के बारे में पता हो, क्योंकि आपके महीने महीने लगातार बदलाव आ रहे हैं, तो हर बदलाव कैंसर नहीं है। गांठें, बिना कैंसरस गांठें भी बहुत सारी हाँ, होती ये हैं। एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या हर ब्रेस्ट में आई गांठ कैंसर होती है? नहीं होती। 90% अगर आपकी इस एज ग्रुप में आ रही है तो वो कैंसर नहीं होती है। जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में 10% हो सकती है, पर फिर भी हम उसकी रिस्क नहीं ले सकते, हमें जांच करना होता है, वो एक अलग बात है। अब हम जब बदलाव की बात करते हैं, तो अब जब आपको ब्रेस्ट फॉर्मेशन हुआ और मेंस्ट्रुअल साइकिल आने शुरू हुए, आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अब पूछेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये होता है कि एक तो नीचे की सफाई रखना, दूसरा आपको जो नीचे आप क्लॉथ्स लगा रहे हो या आप जो पैड लगा रहे हो वो बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर सपोज जैसे गांव में लड़कियां कपड़ा भी यूज़ करती हैं तो वो कपड़ा धुला हुआ साफ़ होना चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि वो एक बार जब यूज़ हो गया हमने उसको थ्रो किया। उसको थ्रो कैसे करना है, वो भी ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी गंदगी दूसरों में फैलाएं। उसको भी प्रॉपर्ली आपको एक तरीके से रैप करके फेंकना चाहिए, जिससे कि और लोगों में आपकी समस्याएं ना जाए। तो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन, नीचे की सफाई करना लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्चार्ज कुछ ना कुछ वहाँ से आता है, तो वो बच्चों को पता ही नहीं होता। बच्चे इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो वही अंदर वाले कपड़े बार बार पहन लेते हैं। वो सब चीज़ों से बचना चाहिए। अब है ब्रेस्ट पे, तो जब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू होता है तो उसके आपको अंदर का कपड़ा पहनना चाहिए, जिससे कि वो ब्रेस्ट को सपोर्टेड रखे। और क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ 8 से 9 महीने तो गर्मी ही पड़ती है, तो जितना हो सके अंदर के कपड़े हमें सूती पहनने चाहिए और धो के बराबर पहनने चाहिए, क्योंकि नायलॉन और ये सब आपको ज़्यादा पसीना लाएगी और आप ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होंगे। ठीक है। बहुत लोग मैम ये एक मिथ रहता है कि जो क्या कहते हैं ज़्यादा धूप में जाते हैं तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत तरीके के मिथ हैं
बहुत तरीके की बातें हैं कि काली ब्रेस्ट पे ब्रा पहनने से कैंसर, हाँ। पर ये सब नहीं हो। एक्चुअली क्या है कि अगर आपने काले कपड़े पहन के धूप में आप जाओगे तो आपको तो शरीर में गर्माई ज़्यादा रहेगी, तो क्यों अपने शरीर को आपको ठंडे से या गर्म से ज़बरदस्ती एक्सपोज करना है। तो बी कंफर्टेबल। जैसे हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारी जो पुरानी सभ्यता थी उसमें सब सूती साड़ियाँ पहनती थी, धोतियाँ पहनते थे आदमी, तो ये सब टाइट टाइट मोटे मोटे कपड़े पहनना हमारे लिए तो कोई कंफर्टेबल ड्रेसेस नहीं है ये। तो अगर हम हिंदुस्तान में हैं और हम अपने हिंदुस्तानी तरीके अपनाएं तो वो बेस्ट है। हम बात करें सर्विकल कैंसर की, तो क्या एक पार्टनर के होने से भी वो हो सकता है? पार्टनर के होने से सर्विकल कैंसर तो फीमेल में होगा, मेल में कैंसर नहीं होगा, बट मेल कैन बी द रीज़न फॉर दिस कैंसर, क्योंकि उसने पेपिलोमा वायरस लाया और इस महिला को लगा दिया, है ना। तो जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं उनमें ये पॉसिबिलिटी इन फीमेल्स में ज़्यादा होती है। इसलिए सेक्स सेफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्स सेफ से मतलब होता है कि कुछ आपने बैरियर यूज़ किया, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बेटर सेफ लाइफ। अब जैसे अभी हमने मिथ्स की बात करी, तो और कौन से मिथ्स हैं और टैबूज हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? देखिए, एक तो ब्रेस्ट अगर महीने से पहले आपका बहुत पेनफुल हो रहा है, गांठ जैसा हो गया है, तो वो और फिर वो ठीक हो गया महीना जाने के बाद, फिर अगले महीने ऐसा हो, तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो ब्रेस्ट में पेन होना, बहुत लड़कियां डर जाती हैं इसमें। यंग लड़कियों में ब्रेस्ट में पेन होना, साइकिल के साथ पेन आना और जाना कोई बीमारी नहीं है। इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जो आपकी बॉडी में बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। महीने के साथ आपके थोड़े बहुत पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, तो उनके लिए अगर बहुत ज़्यादा है तो आप दवाई ले सकते हैं, डॉक्टर से बात करके आप कोई डरने की बात नहीं है। डरने की बात नहीं है, पर आपको बिना किसी से पूछे दवाइयाँ भी नहीं खानी चाहिए। जैसे कुछ महिलाएं हर महीने दर्द आ रहा है, महीने के टाइम पे तो कुछ भी दर्द की दवाई खा ली, विच इज़ नॉर्मली नॉट एडवाइज। हमने बात करी प्रिवेंटिव मेजर्स की, लेकिन सिम्टम्स क्या है, और मैं पूछूं तो खास अर्ली सिम्टम्स क्या है, ताकि हम बचाव जल्द से जल्द कर सकें दोनों कैंसर्स के? अर्ली सिम्टम्स में हम पहले ब्रेस्ट की बात करते हैं। अर्ली सिम्टम्स में क्या सिम्टम है कि आपने, अगर आप अपने ब्रेस्ट को लगातार देखती हैं, हर महीने में एक बार अपने ब्रेस्ट की जांच करती हैं, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि भाई आपका निपल कैसा है, एक ब्रेस्ट बड़ा छोटा तो नहीं है, ठीक है ना, आपके कोई कहीं पे कहीं गांठ तो नहीं फील होती है। जैसे कि मैम आपने कहा कि हमें अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, वैसे ही ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेनली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, तो वो कैसे करते हैं? सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये हमें एक बच्चे को 15 साल की उम्र पे सिखा देना चाहिए। उसमें आपको करना क्या होता है, वैसे आजकल बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, इवन सरकारी बसों के पीछे वो पिक्चर बने रहते हैं कि कैसे एग्जामिन करना है। रिसोर्सेज सारे हैं, बस अवेयरनेस। हाँ, पर फिर भी एक बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो आप दोनों हाथ ऊपर करके मिरर के सामने खड़े होते हैं। मिरर के सामने जब आप दोनों हाथ ऊपर खड़े करके देखते हैं तो आपको दोनों निपल सामने देखते हुए दिखते हैं। अगर आपकी आँख में भैंगापन है, ऐसे ब्रेस्ट में भी दिखेगा कि एक इधर देख रहा है, एक उधर देख रहा है, या आपको लगता है कि आपका निपल अंदर धंस रहा है, एक अंदर की तरफ धंसा हुआ है, एक बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो वो अर्ली साइंस है कि कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं। आप पैदा हुए हैं तब से ही ऐसा है, जब से आप, तब भी आपको एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, या वो बाद में ऐसा हो रहा है तब तो ज़रूर दिखाना चाहिए। फिर आपको लगता है कि कहीं पे चमड़ी एकदम से लाल हो रही है या काली पड़ रही है या और संतरे के छिलके की जैसी हो गई है, तो वो भी एक साइन है, वो बहुत अर्ली साइन है। अभी आपको कोई दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, पर कुछ बदलाव वहाँ पे देखने में आ रहा है। तो कोई भी अगर एबनॉर्मल चेंज लगता है उसको हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ योर फर्स्ट साइन। फिर आप दबा के देखते हैं, दबा के आप देखते हैं सारे में, कहीं पे आपको लगता है कि एक जगह भारीपन है या गिल्टी जैसा लग रहा है, या वहाँ पे गांठ है जो हिल रही है या नहीं हिल रही है, तो वो भी एक साइन है कि दोनों ही टाइप की गांठ हो सकती हैं। दोनों तरीके की हो सकती है। गांठ ऐसी भी हो सकती है कि बिल्कुल फिट है, हिल ही नहीं रही, चमड़ी से भी फंसी हुई है, हिलती नहीं है। एक ऐसी कि बिल्कुल घूम रही है, इधर दबाया तो उधर भाग गई, उधर भगाया। पेन होता है मैम उसमें या नहीं होता? नॉर्मली पेनलेस होती है। नॉर्मली पेनलेस। और पेन वाली गांठ है और एक ही जगह पे है तो वो कई बार मवाद वाली गांठ होती है, उससे पस होता है, तो वो भी हानिकारक होती है।
देखिए तकलीफ तो है, वो नॉर्मल तो नहीं है, हम्म, इट रिक्वायर्स अटेंशन। ओके। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको पक्का बताएगा कि ये कौन सी? किस तरीके की चीज़ है, ये इलाज के लायक है, ये कैंसर है, किसका इलाज, तो ये हमें देखना है। फिर हमें बगल जरूर देखनी होती है। अच्छा। जब हम दोनों हाथ ऊपर करते हैं तो हमें दोनों बगल भी दिखाई देती है। कई बार ब्रेस्ट का कैंसर हमें बगल से ही शुरू होता है, ओके। और अभी ब्रेस्ट में बहुत छोटा छोटा होता है लेकिन बगल में गांठें आ जाती हैं, क्योंकि जो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम होता है, एक जो हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है मेडिसिन से, लड़ाई करता है, वो शरीर में कोई इन्फेक्शन है या कुछ, तो लिम्फ नोड्स बड़े हो जाते हैं। जैसे कई बार जुकाम होता है तो गले में आपकी गांठें बन जाती हैं, एग्जैक्टली सेम वे ब्रेस्ट की गांठें वहाँ बगल में बनती हैं, इसलिए उनको देखना बहुत ज़रूरी है। हम क्या ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स में होता है? ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है, और मेल्स में ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उनका प्रोटेक्शन बैरियर फीमेल से कम है, पर उनका अर्ली डिटेक्शन भी हो जाता है। अच्छा, तो बाकी सब सिम्टम्स वगैरह सेम होते हैं दोनों के लिए? हाँ हाँ, जस्ट द फ्रीक्वेंसी पर मैं आजकल लड़कों में गायनेकोमेस्टिया एक तकलीफ कहते हैं, ओके, ब्रेस्ट बड़े बड़े होते हैं, उसको कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। वो But कैंसर that is नहीं है, different. दैट इज नॉट अ कैंसर। वो एक नॉर्मल ग्रोइंग लड़कों में ब्रेस्ट बड़े आते हैं जो 18 साल की उम्र तक नॉर्मली सबसाइड कर जाते हैं, या आजकल आप बहुत कॉमनली देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि ये जो इंजेक्शन दे दिए जाते हैं उनकी वजह से लड़कों में भी चेंजेस आ रहे हैं। अब हम सर्विकल कैंसर की बात करें तो उसके अर्ली सिम्टम्स क्या होंगे? अर्ली सिम्टम्स हैं कि आपको एक्सेसिव डिस्चार्ज आ रहा है, बहुत बदबूदार एक्सेसिव डिस्चार्ज आ रहा है, विच इज़ वेरी अर्ली, या फिर आपको कभी खून भी आ रहा है बीच बीच में, या आपके अंदर गारमेंट से खून लग जाता है, बहुत ज़्यादा इची सेंसेशन हो रहा है, या आपका ध्यान उधर जा रहा है, तो वो एक अर्ली साइन है। पर फिर भी जांच करने का तरीका एक ही है, पेप्समेयर। पेप्समेयर एक चीज़ होती है कि अंदर से थोड़ा सा डिस्चार्ज जो है उसको लेके उसकी जांच की जाती है। तो ये डॉक्टर ही करता होगा? नॉर्मली वो डॉक्टर करता है, लेकिन आजकल एक तरीका आ गया है जिसमें कि वो आपको घर पे दे दिया जाता है, आप वो अपने घर पे प्रिमिटिव तरीके से चेक कर सकते हो। तो मैम वो हमें सरकारी सरकारी हॉस्पिटल्स में मिल जाता है। डॉक्टर्स आपको समझा रहे हैं और दे भी रहे हैं, तो आपको एक प्रिमिटिव आपको अंदाजा हो जाता है, बट दैट इज़ नॉट कन्फर्मेटरी। ओके, पर फिर उसके बाद टेस्ट करके आपको कंफर्म किया जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, तो एज के साथ सर्वाइकल कैंसर की भी पॉसिबिलिटी बढ़ती है, ब्रेस्ट कैंसर की भी बढ़ती है। तो जितना जल्दी जैसे वैक्सीन ले सकें। सर्वाइकल कैंसर के लिए तो वैक्सीन इज़ द आंसर, और ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस, क्योंकि दोनों ही कैंसर अर्ली स्टेज में इतनी ईजिली ट्रीटेबल हैं और इनका 100% ट्रीटमेंट है, और सबसे अच्छी बात ये है कि 100% सर्वाइवल है, कि अगर आपने अर्ली फर्स्ट स्टेज में, आप इवन ब्रेस्ट में और सर्वाइकल कैंसर में सेकेंड स्टेज तक के पेशेंट्स का 100% सर्वाइवल है, प्रोवाइडेड आपने ट्रीटमेंट प्रॉपर लिया। बहुत ट्रीटमेंट है, सब कुछ अवेलेबल है, डॉक्टर को दिखाना। पर हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है कि पेशेंट बहुत लेट आते हैं। लेट आते हैं इन द सेंस कि नीचे जख्म बन जाते हैं सर्वाइकल रीजन में, बड़े ऐसे गंदे से बाहर से दिखते हुए जख्म होते हैं, तब उनको याद आता है कि हम डॉक्टर को दिखाएंगे। तो एक रेगुलर चेकअप्स जो होते हैं, बॉडी चेकअप्स, वो ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो ही रेगुलरली ले लो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो 40 साल के बाद आपको एक लेना चाहिए, आदमियों को भी और औरतों को भी जरूर लेना चाहिए। दैट विल बी योर बेस लाइन। हाँ जी, क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए? साल में कितनी बार एक चेकअप? देखिए, आपकी अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, किसी तरीके का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कुछ भी नहीं है, तो आप 40 की एज पे एक जरूर लीजिए। हर साल एक बार आपने लिया, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की, आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी है, आपका खाने में आप एक्सेसिव फैट नहीं लेते हैं, आप बहुत मोटे नहीं हैं, आप स्मोक नहीं करते हैं, आप अल्कोहल नहीं लेते हैं, किसी तरीके का प्रैक्टिकली, तो आप 2 साल में भी ले सकती हैं। लेकिन हम नॉर्मली कहते हैं कि 40 के बाद एवरी ईयर एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होना चाहिए। मैम, क्या सर्विकल कैंसर सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है और किसी तरीके नहीं, से? और भी तरीके से होता है, हो सकता है। क्योंकि मोस्टली मिथ्स ये होते हैं कि सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, किसी और तो बहुत प्रॉब्लम। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो एक फैक्टर है, एंड वो बहुत बड़ा फैक्टर भी है, क्योंकि 99% फीमेल्स, क्योंकि हमारे यहाँ मैरिज करना ये सब बहुत कॉमन है, 99% आप एक्सपोज हो जाओगे एक एज पे, इसलिए हम इसको इतना स्ट्रेस दे रहे हैं। इसके अलावा भी वजह होती है कि हमारे पास कोई वजह भी नहीं होती है।
फिर भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा मैम क्या रीजंस रहते हैं? मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ओके, दैट कैन बी अ रीज़न। अनहाइजीनिक कंडीशंस, दैट कैन बी अ रीज़न। तो ये क्या मैम अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो कैरी कर रहा है HPV वैक्सीन और उसमें कोई इंजेक्शन यूज़ हुआ है, वही इंजेक्शन अगर किसी फीमेल में यूज़ हो जाए या फिर कुछ उससे scissors एड्स और वगैरह, वो सब यूज होता है, उससे ये नहीं होता। HPV है, ठीक है। वो एड्स के लिए होता है कि आपने उससे यूज कर दिया। क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन रहती है दोनों चीज़ों में, देखिए वो भी एक वायरल इन्फेक्शन है, ये भी एक वायरल लेकिन अलग इन्फेक्शन है है, दोनों। पर उसको आप ऐसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि भी जिनको ये, क्योंकि जिनके अंदर वायरल इन्फेक्शंस आ रहे हैं या जो ऑटो इम्यून सिस्टम जिनका डिप्रेस्ड है, उनमें पॉसिबिलिटी और कैंसर्स की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप उस तरीके के इंसान हैं जो इंजेक्शंस ले रहे हैं या कर रहे हैं, तो आप तो प्रोन है ही, पक्का आप बीमार होंगे। जैसे कि मैम हमने शुरू में बात करी थी, यही बात करी थी कि लाइफस्टाइल की वजह से जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं इंडिया में, उसकी वजह से कैंसर बढ़ गया है इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में। तो कौन सी वो अच्छी लाइफस्टाइल रूटीन है जो हम अपना सकते हैं? और अगर मैं खान पान की बात करूं तो क्या सुधार है कि आपने ये सब खा लिया तो बस कैंसर फ्री रहेंगे आप? देखो ऐसा चाहिए तो खान पान में ये है कि जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड जो होता है, जो टिन्ड फूड है, सॉसेज हैं जो देर तक रखे हुए, अगर हम बिल्कुल हेल्दी खाने की तो हम जितना हो सके वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, इन पे रहें। तो अगर हम यही सब खाते हैं नॉर्मली, अगर हम, फिर वही बात है, हम हिंदुस्तानी तरीके से खाना खाते हैं तो हम रोज़ दाल रोटी सब्जी रोज़ बनाते हैं अपनी। हम पैक्ड फूड हमारे ये सब खाने में हमारे नहीं है ना। तो अगर हम वही खाना खाएं, जो सब्जियां अभी उग रही हैं हम वही खा रहे हैं, हम फ्रोज़न किए हुए सामान कम यूज़ कर रहे हैं, हम फ्रेश चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हमारे डाइट कुछ में। ऐसे फूड मटेरियल्स या कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं एंड कैंसर से बचा सकते हैं हमें? कैंसर से आपको कोई नहीं बचा सकता, ओके, क्योंकि ये आपको फिर भी आप ये कहें कि जैसे मैं तो पूरा आयुर्वेदा के हिसाब से खाना खाता हूँ और सब कुछ किया फिर भी मुझे कैंसर हो गया, तो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। पर हाँ, पॉसिबिलिटी आपकी कम हो जाती है कि आप एक्सेसिव ड्रिंक्स नहीं ले रहे हो, आप कॉफ़ी, चाय, कैफ़ीन, इन सब से आप दूर रहते हो, तो ऑल दीज थिंग्स दे प्रिवेंट यू। एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है मैम? वही ये डाइट हुआ, आपको जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके हाइड्रेशन में आप सिर्फ पानी से नहीं होगा, आप कुछ इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी, तो वो हमको वेजिटेबल्स में जिनमें जूसेस हैं जैसे तरबूज, खरबूजा, संतरा, मौसमी, ये अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। पानी हमें रेगुलर पीना चाहिए। अगर हमें सपोज वी हैव टू गो टू द वॉशरूम, वी शुड नॉट प्रिवेंट इट, वी मस्ट गो, हमें जाना ही चाहिए। तो ये सब हमें करना है। अब आपकी रही एक्सरसाइज, रूटीन एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। आज की तारीख में हमारा लाइफस्टाइल जो कंप्यूटर के सामने बैठ के हम वक्त ज़िंदगी बिता रहे हैं, हर वक्त आप 8-8, 9-9, 10-10 घंटे फ़ोन लेके बैठे हुए हैं, तो वो कैंसर के अलावा और चीज़ों की भी आपकी बॉडी में ला के डाल रहे हैं। अब हम आज के ज़माने में जॉब्स तो इम्पॉर्टेंट है, अपना काम करना तो इम्पॉर्टेंट है, तो 8-8 घंटे रोज़ जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो ऐसे लाइफस्टाइल अपनाते हुए भी हम दिन में कितने घंटे या किस टाइप की एक्सरसाइज करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं? देखो ऐसा है कि आपको बैठे रहना है, तो आप बैठ के भी बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, कि बैठे बैठे भी आपने अपने शोल्डर stretching स्ट्रक करनी। किए, आपने अपनी नेक को रेस्ट दिया, कंटिन्यूसली मॉनिटर को नहीं देखते रहे, ब्लिंक की आँखें, कई बार ब्लिंकिंग किया कि 5 मिनट के लिए आपने ब्रेक लिया, पानी पीने के लिए उठ के गए, ये नहीं कि वहीं बैठ के पानी पी रहे हैं फिर वहीं उसी डेस्क पे खाना, उठ के गए आप चल के गए, मूवमेंट इज वेरी नेसेसरी। मूव करते रहे एवरी आवर्ली। फिर आपने बैठे बैठे अपने लेग्स स्ट्रेच कर लिए, थोड़ा अपनी कीगल एक्सरसाइज टाइप एक्सरसाइजेस कर ली जिसमें आप नीचे की मसल्स को टाइट करो, छोड़ो, तो कुछ मूवमेंट आपकी बॉडी में होता रहा। तो वो आपको एक बार आपने ये हैबिट डाल ली तो आप 15-20 मिनट में, आधे घंटे में एक बार कोई मूवमेंट आपने कर लिया, तो वो एक तरीके का है। फिर आप अपने वर्किंग प्लेस पे अगर जा रहे हो तो एक स्टॉप पहले उतर जाओ, पैदल चल के घर चले जाओ, तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी एक्सरसाइज से 10 मिनट वॉक करने से क्या हो जाएगा, बट इट मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि आपकी बॉडी का सर्कुलेशन,
आपका ऑक्सीजनेशन सब बेटर होता है। तो मैम मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि जैसा आपने कहा कि कैंसर को कोई 100% नहीं रोक सकता, तो अगर किसी को कैंसर हो गया, दे थिंक कैंसर है तो डेथ इज इनएविटेबल, नहीं, उनको ऐसा होप है। कैसे दे? अरे ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आजकल हमने ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स तो कहीं नहीं जाते। मेरे अपने एक्सपीरियंस में मेरे पास 35 ईयर्स से ज़्यादा पेशेंट जिंदा हैं, अभी भी जिंदा हैं, जो ऑपरेट हुए हैं, जिनके सब कुछ हुआ है। ठीक है, जब बीमारी हुई तो वो 6 महीने उनके थोड़े खतरनाक निकलते हैं। और जब भी हम किसी को बोलते हैं तुमको कैंसर है, तो उसकी तो जैसे सिर पे से छत उड़ जाती है, पर ऐसा नहीं है। इट इज़ क्योरेबल। ये बिल्कुल 100%, अगर आप अर्ली स्टेजेस में आते हैं तो ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर्स 100% क्योरेबल हैं और 100% आपकी लाइफ है आफ्टर द कैंसर। और वही आप 3rd या 4th स्टेज में आ रहे हैं, जब आपका सारे शरीर में कैंसर फैल गया है, तब वो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो आपसे बात करके हमें बहुत सारी जानकारी मिली कैंसर के बारे में, उससे कैसे बचना है, क्या सिम्टम्स होते हैं। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत नॉलेज मिली होगी एंड अब वो और भी अवेयर हो चुके होंगे और अपने रेगुलर चेकअप्स पे ध्यान देंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। तो ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए देखते रहिए आरोग्य भारत।